नमस्कार। चलिए आज भारत की आज़ादी की उस 90 साल लंबी महागाथा को समझते हैं, जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। ये आधुनिक इतिहास के सबसे अहम और प्रेरणादायक संघर्षों में से एक है। तो इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा है। हम विद्रोह की पहली चिंगारी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये संघर्ष धीरे धीरे एक संगठित आंदोलन बना और आखिरकार आज़ादी के उस ऐतिहासिक पल तक कैसे पहुंचा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कई पीढ़ियों के त्याग, बलिदान और अटूट संघर्ष की कहानी है, जो पहले हिंसक विद्रोह से शुरू हुई और आज़ादी के खट्टे मीठे पल पर जाकर खत्म हुई। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1857 से, एक ऐसा विशाल और हिंसक विद्रोह जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये वो पल था जब पहली बार एक राष्ट्रीय चेतना ने जन्म लिया और ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिली। अब सवाल ये है कि ये विद्रोह आखिर हुआ क्यों? क्या ये अचानक भड़क उठा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ये तो 100 सालों से जमा हो रहे गुस्से का एक विस्फोट था। राजनीतिक वजहें थीं, जैसे व्यपगत का सिद्धांत, जिसके तहत अंग्रेजों ने कई राज्यों को हड़प लिया। आर्थिक तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो रही थीं और सामाजिक धार्मिक मामलों में भी दखलंदाजी बढ़ रही थी। बस एक चिंगारी की देर थी। और ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। उत्तर और मध्य भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय नेता अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। इससे पता चलता है कि गुस्सा कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। तो क्या ये विद्रोह पूरी तरह नाकाम रहा? हाँ भी और नहीं भी। भले ही विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। मतलब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। 1857 की नाकामी ने एक बात साफ कर दी थी कि सिर्फ हथियारों के दम पर अंग्रेजों को हराना बहुत मुश्किल है। जरूरत थी एक संगठित राजनीतिक मंच की, जो पूरे देश की आवाज बन सके। और यहीं से शुरू होता है संगठित राष्ट्रवाद का दौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दिनों में ही 2 अलग-अलग सोच पैदा हो गई। कह सकते हैं कि मंजिल तो एक ही थी, भारत की भलाई, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक गुट का मानना था कि अंग्रेजों से प्रार्थना करके सुधार लाए जा सकते हैं, जबकि दूसरे का मानना था कि हक मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा। ये टेबल देखिए, ये इन दोनों गुटों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ नरमपंथी थे, जिनका तरीका था प्रार्थना, याचिका और विरोध। वहीं दूसरी तरफ गर्मपंथी थे, जिनका नारा था बहिष्कार और स्वदेशी। लक्ष्य, तरीके और नेता सब कुछ बिल्कुल अलग था। और फिर आया वो नारा जिसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। बाल गंगाधर तिलक की ये शक्तिशाली घोषणा सिर्फ एक नारा नहीं थी, ये गर्मपंथी सोच का ऐलान था। इसने एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया और भारतीय राजनीति का मिजाज हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब तक ये लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों और क्रांतिकारियों के बीच सिमटी हुई थी, लेकिन फिर एक ऐसे इंसान की भारत वापसी हुई जिसने इस पूरे संघर्ष का नक्शा ही बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने इस लड़ाई को कुछ लोगों के कमरों से निकालकर देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों तक पहुंचा दिया। गांधी का सबसे ताकतवर हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक शब्द था, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये बिना हिंसा किए सच पर टिके रहकर लड़ने का एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका था जिसका जवाब ब्रिटिश साम्राज्य के पास भी नहीं था। भारत आते ही गांधी ने अपने इस नए हथियार को आजमाना शुरू किया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में हुए इन छोटे छोटे लेकिन सफल आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि गांधी के तरीके काम करते हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए ठोस नतीजे लाकर दिखाए और पूरे देश का भरोसा जीत लिया। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि सब लोग गांधी के अहिंसक रास्ते से सहमत नहीं थे।
एक और धारा भी बह रही थी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की, जिनका मानना था कि बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए सिर्फ आवाज नहीं बल्कि धमाके की जरूरत है। साल 1930 में गांधी ने अपने सबसे बड़े और साहसी अभियानों में से एक को अंजाम दिया, और इसका केंद्र था एक बहुत ही आम सी चीज, नमक। इसकी शुरुआत हुई एक लंबी पदयात्रा से, पूरे 385 किलोमीटर्स की। सोचिए, सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और नैतिक सत्ता पर सीधी चोट की। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। इसने लाखों भारतीयों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की लड़ाई की तरफ खींचा। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी ला रही थी। ये गांधी का वो रूप था जो लोगों ने पहले कम ही देखा था। इस शक्तिशाली और तत्काल आह्वान के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़े अहिंसक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। संदेश साफ था, अब और इंतजार नहीं, अब सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। एक तरफ जहां देश के अंदर करो या मरो का नारा गूंज रहा था, वहीं देश के बाहर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को तैयार कर रहे थे। ये आज़ादी की लड़ाई का दूसरा मोर्चा था जो सशस्त्र संघर्ष की तैयारी कर रहा था। दोनों रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी। सालों के संघर्ष, वार्ताओं और बलिदानों के बाद आखिरकार वो कानूनी दस्तावेज सामने आया जिसने भारत का भविष्य तय किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने न सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार की, बल्कि उपमहाद्वीप के विभाजन की दर्दनाक हकीकत पर भी मुहर लगा दी। आज़ादी की सुबह तो आई, लेकिन वो बंटवारे की हिंसा और दर्द से लहूलुहान थी। इसने एक ऐसी जटिल विरासत छोड़ी जो आज तक हमारे साथ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है कि आज़ादी तो मिली, पर इसकी कीमत क्या थी। तो इस पूरे कहानी से सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि भारत की आज़ादी किसी एक तरीके या एक नेता की देन नहीं थी। ये नरमपंथियों के धैर्य, गरमपंथियों के जोश, गांधी की अहिंसा और क्रांतिकारियों के बलिदान, इन सब का मिला-जुला नतीजा थी। इस पूरी चर्चा और विश्लेषण का आधार रही है एक विस्तृत ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक शोध रिपोर्ट जिसका शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947। उम्मीद है कि इस सफर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे काम को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।